वॉइस आ रही है आप लोगों को मेरी? ओके, सो आज हम यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9 को जो है वो डिस्कस करेंगे। एज यू नो दैट कि आज आपकी वर्कशॉप का लास्ट डे है और आज इंशाल्लाह ताला हमारी बुक के जो लास्ट 2 यूनिट्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 8 से। यूनिट 8 है जी आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट और सुपरविजन को हम डिस्कस कर रहे हैं। एज यू नो दैट आपके कोर्स कोड में इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरविजन स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। पहले हम मैनेजमेंट की बात कर चुके हैं, प्रीवियस चैप्टर्स में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर चुके हैं, सुपरविजन के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में कुछ ना कुछ आपको कंसेप्ट जरूर हो चुका होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और सुपरविजन क्या होता है। ठीक है, जिसके जरिए से आप मैनेजमेंट के तमाम सिस्टम को हैंडल करते हैं, आप चीजों की निगरानी करते हैं कि तमाम निज़ाम जो है वो सही तरीके से चल सके। लेकिन पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन को और सुपरविजन को कैसे देखा जाता है, उसकी क्या साख्त है, उसके बारे में बात करेंगे इस यूनिट में, यूनिट नंबर 8 में। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज द हेड ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर फॉर्मुलेटिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज and work for the coordination of the functions of the provincial education department. And the Ministry of Education is headed by the Federal Minister for Education, who is a member of the cabinet. अगर बात कीजिए एजुकेशन के मिनिस्टर की, तो वो चूंकि इस चीज का अहम मरकजी किरदार होता है जो आपकी तालीम के कौमी सतह के मियार को जो है वो मेंटेन रखता है, यानी उसके लिए डिफरेंट पॉलिसीज बनाता है तालीम से मुतल्लिक, और इसके बारे में जो है वो कोऑर्डिनेशन के जरिए से बाहमी तल्लुक के जरिए तमाम अफ़ाइल को सर अंजाम देता है। सूबाई सतह पर जो है वो तालीम के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लिए अपने अपने काम करते हैं और उन पॉलिसियों पर अमल करते हैं ताकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो आगे बढ़ सके, स्मूथली वे में चल सके। सो एजुकेशन के मिनिस्ट्री की अगर आप बात करें तो एजुकेशन के जो वजीर हैं यानी वज़रात तालीम जो हैं उनके पास ये सारा इख्तियार होता है और फेडरल सतह पर उनके पास इख्तियार होते हैं कि वो एजुकेशन में चेंजिंग जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। चेंजिंग से क्या मुराद है कि उसकी बेहतरी के लिए जो इकदाम किए जाने चाहिए या उसके लिए जो पॉलिसीज में कुछ चेंजिंग लाई जा सकती है। ठीक है, तो इस लिहाज से जो कैबिनेट के तमाम मेंबर्स होते हैं वहाँ के, वो भी अपनी अपनी राय इसमें देते हैं और उस हिसाब से जो है वो नई सिस्टम को, नई पॉलिसीज को जो है वो मेक ओवर कर लिया जाता है और फिर उन पर इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। फिर इसके बाद में सबसे पहले जो है वो बात आ जाती है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की ना, कि मिनिस्टर का जो है वो मेन अहम किरदार होता है, यानी कह लें कि वो सबसे बड़ा सरबरा होता है। तो उसके बाद में फिर एजुकेशन का सेक्रेटरी आ जाता है। अभी एजुकेशन सेक्रेटरीट का क्या रोल है उसके बारे में बात करेंगे। सो द फेडरल एजुकेशन सेक्रेटरी इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द एजुकेशन सेक्रेटरीट. He is also responsible for the administration of education secretariat and implementation of government and policies relating to education. अगर फेडरल एजुकेशन की बात की जाए तो दूसरे नंबर पे जो है वो सेक्रेटरी का रोल आ जाता है कि चीफ के बाद में, यानी वो चीफ के जो भी तमाम ऑर्डर होते हैं वो उसके बारे में जाहिर बात है कि अपने सेक्रेटरी की मदद से वो तमाम काम सर अंजाम देता है या उन्हें इसके बारे में आगाही देता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद में जो है वो बाकी मेंबर्स के साथ शेयर करके उस पर इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। तो इसके लिए अहम जिम्मेदारी इनकी क्या होती है कि एजुकेशन का जो सेक्रेटरीट होता है वो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम को हैंडल कर रहा होता है और उसके पास होता है ये इख्तियार कि वो गवर्नमेंट की बनाई हुई तमाम पॉलिसियों पर अमल दरामद करवाए, वो एजुकेशन की तमाम मुतल्लिका जो पॉलिसियां हैं उन पर काम करे। ठीक है, तो ये सारी जो है वो सेक्रेटरीट की जिम्मेदारी होती है, यानी उसी डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी के पास जो ये सारा काम हो रहा होता है। एजुकेशन सेक्रेटरीट comprises of administrative wing, planning and development wing, science and technical wing and international cooperation wing। और अगर बात कीजिए इसमें कौन कौन से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, कौन कौन से विंग शामिल हैं, तो टोटल इसमें यानी जो विंग है, पहला विंग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग होता है, और दूसरा जो है वो प्लानिंग और डेवलपमेंट का विंग है, और तीसरा जो है वो साइंस और टेक्निकल एजुकेशन विंग है, और फोर्थ नंबर पर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन विंग है, यानी जिसके जरिए से आप इंटरनेशनल लेवल पर जो है एक दूसरे के साथ बाहमी तल्लुकात को देखते हैं
और उनके बनाए हुए एजुकेशन सिस्टम को जो है वो फॉलो करते हैं। इसके अलावा आपकी साइंस और टेक्निक से मुतालिक एजुकेशन का डिपार्टमेंट इसमें शामिल है। आपकी मनसूबाबंदी का ग्रो करने का, डेवलपमेंट करने के लिए जो है वो उसका डिपार्टमेंट आ जाता है। और एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें तमाम चीजों को मैनेज किया जाता है, वो विंग आ जाता है। ठीक है, वो डिपार्टमेंट शामिल है। तो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सूबाई सतह पर अगर आप एजुकेशन के डिपार्टमेंट की बात करें, द प्रोविंशियल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन आर काउंटर पार्ट्स ऑफ द फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। इन प्रोविंसेस मिनिस्टर्स फॉर एजुकेशन आर इन चार्ज ऑफ द प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। तो सूबाई सतह पर अगर आप बात करें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, तो वहां पर जो अख्तियारात होते हैं तो वो वहां के मिनिस्टर के पास होते हैं। यानी फेडरल मिनिस्टर जो है, जो वजीर होता है तालीम का, उसके पास इन तमाम चीजों के अख्तियारात होते हैं कि वो तमाम डिपार्टमेंट्स को सूबाई सतह के जो उसके अंडर आते हैं हैंडल करे। ठीक है, तो वो फिर अपने हिसाब से जो पुलिस बनी हुई होती हैं उनका चार्ज संभालना, उन पर अमल दरामद करवाना, सारा जो है उनके सूबे के अंदर तालीम का तमाम निजाम संभालना उनकी जिम्मेदारी होती है। स्टूडेंट्स 2 मिनट वेट करें, फिर कंटिन्यू करते हैं। कोई और थोड़ी भाई, मैं आगे जैसी बंद है चीज़, मुझे तो पूछने की जरूरत पड़ेगी भाई।
डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ NWFP, ठीक है। अगर बात करें एजुकेशन के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की कि उनके हिसाब से गवर्नमेंट का जो किरदार है वो तालीम के लिए क्या है, उनकी स्टेप्स आ जाते हैं ना, लाइक कि सबसे पहले डायरेक्टर ऑफ अगर एजुकेशन कॉलेजेस वगैरह की आप बात करें तो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन। तो कॉलेज की तालीम की तमाम जिम्मेदारियां उनको कंट्रोल करना, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, ये सारी वहाँ के डायरेक्टर के जिम्मा आ जाती हैं। यानी वहाँ का जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है जिसके अंडर वो कॉलेज आता है, कॉलेज का जो डायरेक्टर है उसकी सारी जिम्मेदारी होती है कि वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करे। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन स्कूल की अगर आप बात करें तो इट इज एविडेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एंड हैज द वाइडर जस्टिफिकेशन। अभी क्या है कि अगर आप एजुकेशन ऑफ स्कूल की बात कर रहे हैं तो उनकी तमाम तर जिम्मेदारियां जो हैं, उनका तंजीमी जो चार्ट है, जो शेड्यूल है, उनको वेरीफाई करने की जो जिम्मेदारी होती है वो एजुकेशन के डायरेक्टर की जिम्मा होती है जिसके अंदर वो स्कूल आ रहा होता है। यदि वो वहाँ का तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम जो है वो चलाने का जिम्मेदार होता है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस। अगर बात कीजिए डिस्ट्रिक्ट का जो एजुकेशन ऑफिसर होता है उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं या उसका क्या काम होता है, तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो होता है वो तमाम तर अपने इलाके की, अपने डिस्ट्रिक्ट की जो है वो एजुकेशन का जिम्मेदार होता है कि वो वहाँ के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम को सुपरवाइज करे, हैंडल करे, तमाम स्कूल्स को जो है वो विजिट करे कि ताकि वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल दरपेश हैं, उनके सोल्यूशन प्रोवाइड किए जा सके और फैसिलिटीज जो है वो प्रॉपर्ली वे में उनको दी जाए। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, अगर बात करें आप डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जिम्मेदारियों की, उसकी क्या जरूरत होती है, तो ये जो है वो सुपरविजन के लिए प्लान्स को कंडक्ट करता है, उनकी प्लानिंग करता है, उनके बारे में मनसूबाबंदी करने का जिम्मेदार होता है। प्लान प्रोग्राम्स फॉर सुपरविजन, यानी निगरानी करने के लिए तमाम प्रोग्राम्स जो होते हैं उनके लिए मनसूबाबंदी करता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। अगर हम बलूचिस्तान की एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें या वहाँ की हुकूमत की बात करें बलूचिस्तान की, तो डिपार्टमेंट ऑफ बलूचिस्तान हैज अ कंपैरेटिवली स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर। बलूचिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर है तो वो काफ़ी छोटा है हमारे मतलब पंजाब के मुकाबले में ना, क्योंकि पंजाब का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है। लेकिन वहाँ पर भी जो सिस्टम है वो सेम ही है, यानी जैसे यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और डिफरेंट ऑफिसर्स के अंडर जो है वो उनकी सुपरविजन के साथ सारा काम हो रहा होता है, इसी तरीके से बलूचिस्तान में भी है। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन सेम एज अदर प्रोविंसेस, तो यहाँ पर भी ऐसे ही तालीम के वजीर हैं, जैसा कि हर सूबे का जो है वो अपना तालीम का वजीर होता है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होता है बाकी सूबों की तरह। सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन है, उसके बाद में सबसे पहले मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन आ जाते हैं, उसके बाद में फिर सेक्रेटरी एजुकेशन आ जाते हैं, एंड देन डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कॉलेजेस इज डायरेक्टली अंडर द सेक्रेटरी एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। और कॉलेजेस वगैरह की अगर आप डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की बात करें तो डायरेक्टली फिर उनके अंडर जो सेक्रेटरी आते हैं वो ओवरऑल तमाम तर एडमिनिस्ट्रेशन के निज़ाम को चलाने के जिम्मेदार होते हैं। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन स्कूल्स, और अगर स्कूल्स के एजुकेशन के डायरेक्टर की बात करें तो इज डायरेक्टली अंडर द सेक्रेटरी एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर कंट्रोल एंड सुपरविजन। तो यहाँ के जो सेक्रेटरी होते हैं वो तमाम तर चीज़ों को संभालने के, सुपरवाइज करने के और कंट्रोल में रखने के जिम्मेदार होते हैं, यानी डायरेक्टली तौर पर उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। अरे बाबा क्या कर दिया रे बाबा,
वालेकुम। मुझे ना देखो, मैं भाई ये डेट शीट का क्या किया लगे वीडियो। दो स्लाइड की होंगी। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम। अभी बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट के सिस्टम की। तो एज पर द वैल्यूएशन ऑफ पावर प्रोग्राम एजुकेशन इज बिकम द सब्जेक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट whose head is called Zilla Nazim. Functions and powers of Zilla Nazim, district coordination officer and functions and powers of executive district officer. अगर आप बात करें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम की, यानी कि गवर्नमेंट का जो निज़ाम है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सारा चल रहा होता है, उसका कौन जिम्मेदार होता है, तो इस हिसाब से तमाम तर तनीम के जो प्रोग्राम की पावर होती है का इख्तियार जो है वो अपने इलाके के, अपने डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट की तरफ से चुने हुए जो एक मेंबर होता है जिसको आप जिला नाजिम बोलते हैं उस इलाके का, तो उसके पास ये तमाम इख्तियारात होते हैं, ठीक है, कि वो अपने तमाम पावर्स का, तमाम अफाल का जो है वो इस्तेमाल कर सकता है और उसी के अंदर जो है वो उस इलाके के तमाम मामला जो है वो देखे जाते हैं, ठीक है, जिस इलाके का वो जिला नाजिम होता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर और इसके अलावा वहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो होते हैं उनके साथ बातचीत करना, बाहमी रास्ते में रहना ज़रूरी है ताकि तमाम मामला को जो है वो सही तरीके से निपटाया जा सके। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के अंडर जो है वो उसकी तमाम पावर्स और फंक्शन का इस्तेमाल करके तमाम जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाता है, यानी उसके अंडर जो है वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो उस इलाके का जिला नाजिम होता है। गवर्नमेंट की तरफ से चुना हुआ जो डिस्ट्रिक्ट का मेंबर होता है, हेड होता है, who is called Zilla Nazim. बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। अभी बात करेंगे हम इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन के बोर्ड के सिस्टम की ना, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज आर द एग्जामिनिंग बॉडीज फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास, डिग्रीज आर डिवॉर्डेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन। Secondary school certificate after 10 years schooling, higher secondary school certificate after 12 years schooling, and bachelor's degree 14 years, master degree 16 years. अगर बात कीजिए हमारे सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन सिस्टम की, तो हमें पता है कि इसके लिए हमारा जो है वो बोर्ड बनाया गया है और बोर्ड जो है वो तमाम हमारे इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन के एग्जाम्स फाइनल जो है वो कंडक्ट करता है और रिजल्ट भी उन्हीं की तरफ से अनाउंस होता है। तो इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन के ये जो इम्तिहानात होते हैं, ये हमारी जो यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जाम्स होते हैं, उनके मामला को संभालना, तमाम सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करना, डिप्लोमाज अरेंजना, कौन कौन से डिप्लोमास करवाए जाते हैं, उनकी डिग्रीज वगैरह, ताकि प्रोग्राम के मुकम्मल होने के बाद उस तरीम के प्रोग्राम को मुकम्मल करने के बाद यकीनी तौर पर उसकी कंप्लीशन को जो है वो मेक श्योर किया जा सके कि आपको उसकी डिग्री वगैरह जो है वो मिल सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इन मामला को हैंडल करना जो है वो आपके बोर्ड के पास तमाम इख्तियारात होते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सिटीज़ के पास जो है, अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो उनके पास जो है वो अपने तमाम प्रोग्राम की कंप्लीशन के, उनके रिवॉर्ड के, उनकी डिग्रीज के, डिप्लोमा प्रोवाइड करने के, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के इख्तियारात होते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट क्या होता है, आई थिंक ये भी आप लोगों को पता होगा। आफ्टर 10 ईयर्स स्कूलिंग के 10 साल की स्कूल की तलीम को मुकम्मल करने के बाद आपकी सेकेंडरी स्कूल की जो एजुकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है और आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है। यानी कि मैट्रिक को कहते हैं, 9th 10th को जो है वो सेकेंडरी स्कूल कहते हैं। 10 साल की आपकी स्कूल की तलीम जो है वो वहाँ पर मुकम्मल हो जाती है। सो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आफ्टर 12 ईयर स्कूलिंग। हायर सेकेंडरी स्कूल मतलब आपकी क्या होती है कि 11th और 12th क्लास ना, ठीक है। तो यानी 12 साल की स्कूलिंग के बाद जो है वो आपकी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मुकम्मल हो जाता है और आपको उसका सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। यानी आप जब इंटर कर लेते हैं, ठीक है, जिसको आप FA, FCC, IPS, ICOM वगैरह बोलते हैं, ठीक है। तो ये उसी की डिफरेंट टाइप है। बैचलर डिग्री फिर आ जाती है 12 साल की तलीम के बाद में आप जो है वो ग्रेजुएशन में दाखिल हो जाते हैं, बैचलर्स की डिग्री करते हैं और बैचलर डिग्री आपकी 2 इयर्स की होती है और उसको कंप्लीट करने के बाद आपकी 14 इयर्स की एजुकेशन जो है वो मुकम्मल हो जाती है। एंड आफ्टर दिस ग्रेजुएशन के बाद जो है वो आप मास्टर्स की डिग्री करते हैं और मास्टर्स की डिग्री 2 इयर्स कंप्लीट करने के बाद आपकी एजुकेशन जो है वो
16 साल की हो जाती है, यानी 16 इयर्स की एजुकेशन जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। क्लियर? अच्छा, तो फिर टोटल 6 थे, उसके बाद तारिक भाई भी आए थे सभी? हाँ, मैंने उसको मैसेज किया था, यानी कि 6 7 8 हो गए हैं। ओके, मारिया ने तेरी वीडियो तो बना के भेजी अभी बात करेंगे नेक्स्ट, नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक के कौमी सतह पर करिकुलम को, निसाब को बनाना, तरतीब देना और टेक्स्ट बुक्स वगैरह को बनाने का जो अमल है उसके इख्तियारात किसके पास होते हैं और उसको मतलब फॉर्मुलेशन कैसे की जाती है, कैसे बनता है, ठीक है। तो उसके लिए जो ब्यूरो है, जो डिपार्टमेंट है, वो कैसे काम करता है निसाब को बनाने में, किताबों को, हमारी टेक्स्ट बुक्स को जो है वो तैयार करने में। द फर्स्ट फॉर्मल एक्सरसाइज इन करिकुलम डेवलपमेंट वाज अंडरटेकन एज अ रिजल्ट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन 1959. Curriculum development was never visualized as a distinct and specialized function. The curriculum wing of the Ministry of Education sends the proposals to the provincial curriculum centers. The centers develop or revise the curriculum in the light of the framework provided by the curriculum wing of the Ministry of Education. अगर बात कीजिए तो पहली दफा जो फॉर्मली एक्सरसाइज के मुताबिक हमारे निसाब की तैयारी हुई वो हमारी कौमी सतह पर जो है वो तरीम की रिपोर्ट को तैयार करने के बाद 1949 में की गई, यानी पहली दफा जब निसाब को तैयार किया गया, ठीक है। तो ये जो करिकुलम को बनाने का तरीकाकार है उसके डेवलपमेंट का, इसको पहले नहीं इस तरीके से देखा जाता था कि ये एक अलहदा तरीके से, यानी एक फर्क के साथ जो है इसको तैयार किया जाए या एक मखसूस फंक्शन के तौर पर, काम के तौर पर इसको सरअंजाम दिया जाए। लेकिन अभी जो है इस पर काफी फोकस हो रहा है। तो हमारे निसाब की तैयारी के लिए जो है एक अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, एक अलग विंग है। हमारी एजुकेशन मिनिस्टर के पास जो है उसके तमाम प्रपोजल्स जाते हैं कि निसाब में अगर कोई तब्दीली करनी है या कोई नई चीज जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी है, कुछ ऐड करना है, कुछ चेंजिंग करनी है, तो सूबाई सतह पर जो है वो आपके निसाब की तैयारी के लिए उसके सेंटर बना दिए गए हैं। वहां से प्रपोजल जो है वो आपके एजुकेशन मिनिस्टर के पास भेज दिया जाता है और वहां से कंफर्मेशन के बाद जो है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की कंफर्मेशन के बाद जो है उसमें चेंजिंग की जाती है, ठीक है। तो ये एक सेपरेटली डिपार्टमेंट, एक विंग है करिकुलम को डेवलप करने का। तो ये जो सेंटर बनाए गए हैं यहाँ पर निसाब की तैयारी करना, निसाब को दोहराना, उसको रिवाइज करना, चेकआउट करना, यानी जो एक प्रॉपरली फ्रेमवर्क बनाया गया है काम करने के लिए, उसकी रोशनी में निसाब की तैयारी की जाती है, जो कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के अंडर तमाम काम सरअंजाम दिए जाते हैं और उनकी कंफर्मेशन के बाद ही जो है वो करिकुलम को डेवलप किया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट समझ आ रही है कि क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? इजी चीजें हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की जो है वो मैनेजमेंट की और सुपरविजन सिस्टम की, कि हमारे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें हम मैनेजमेंट को, सुपरविजन को, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे देखते हैं। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो क्या है पाकिस्तान का। तो हमारी तालीम का जो प्रॉपरली वे है, जो तरीकाकार है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ सूबों के हमारे जो तालीम के वज़रा हैं, ठीक है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। हमारे जो करिकुलम बनाने का तरीकाकार है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस यूनिट में डिस्कस होंगी। द करिकुलम विंग वर्क्स इन क्लोज कोलैबोरेशन with the provincial curriculum centers, the education department, the textbook board, the board of intermediate and secondary education and other research organization। अगर आप बात करें निसाब की तैयारी के लिए जो विंग, जो डिपार्टमेंट है हमारा वो काम कर रहा है, तो ये सूबाई सतह पर बनने वाले, तैयार होने वाले निसाब के साथ जो है बामी ताल्लुक के जरिए से यानी एक जैसा ही जो है वो बनता है, मिला जुला बनता है, ठीक है। तो ये हमारी तालीम के जो डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो ये सारे काम सर अंजाम देते हैं, यानी कि जिनमें टेक्स्ट बुक वगैरह की बोर्ड की तरफ से तैयारी, उनको बनाना, इंटरमीडिएट के बोर्ड वगैरह को जो है वो हैंडल करना, सेकेंडरी एजुकेशन के सिस्टम को संभालना और बाकी तमाम रिसर्च वगैरह से मुतल्लिका जो काम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन वो सारे काम करती है, ठीक है। तो वो अदारा जो है वो सारे काम करता है। तो ऐसा ही है कि हमारे जो बोर्ड 22 बोर्ड है, हमारा जो बोर्ड है, तो बोर्ड जो है वो आपकी सेकेंडरी एजुकेशन को और इंटरमीडिएट को जो है दोनों लेवल की तालीम को जो है वो लेकर चल रहा है और उनको एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, यानी उसमें एग्जाम्स का शेड्यूल, एग्जाम्स के रिजल्ट, आपकी हर चीज जो है वो शामिल है, ठीक है।
एजुकेशन कोड, अगर आप तालीम के ज़ाब्ता वो हयात की मैंने बात पढ़ा करें, नहीं, आप एजुकेशन एग्जांपल कोड की लगाओ। बात करें, तो डील्स विद द एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, definitions and देखो classifications, अर्शद भाई जी, general rules in government वही ना, institutions, rules and regulations for the award of internal merit scholarship, rules of recognition and registration of ये तो privately हो गया, managed वैसे तय हो institutions। गया, मैंने अगर पूछा तलीम नहीं। के अच्छा, अब ये बता कल कोड फिर की बात क्लास में कीजिए, कब तो होएगा इसमें आप वापस ये वहां कह से? सकते शाम हैं को कि अभी मैं तमाम तलीमी अदारों के साथ हैंडल करना, उनके असूलों को समझना, उनमें बाकायदगी लाना शामिल है इसमें, ठीक है, कि उनकी तरीकों को समझना, क्लासीफाई करना तलीम के लिहाज से, चूंकि एजुकेशन के लेवल्स है ना डिफरेंट। आपको पता है कि प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन है, एंड उसके बाद में हायर एजुकेशन है, ठीक है, कि उसके बाद में फिर जो है वो आप हायर एजुकेशन की तरफ हट जाते हैं। तो ये चीज आ जाती है कि जैसे जैसे उसके डिफरेंट लेवल्स हैं, उसके हिसाब से उनको क्लासीफाई करना, उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करना, उनका करिकुलम डिफरेंट हो जाता है, उनकी डिमांड्स मतलब हर चीज जो है वो डिफरेंट हो जाती है, तो उनके रिसर्च वर्क ईटीसी, ये सारी चीजें आ जाती है जिसके मैं हिसाब से कल आप वहां से उसके वापस किस टाइम मुताबिक आऊँ? उसको डील अभी करते ईशा हैं। के टाइम? तो उनके उन बनाए हुए मखसूस जनरली रूल्स को अपनाना, और उसके लिए गवर्नमेंट के अदारों की जो तलीम के लिए फीस है, उन फीसेस को अवेलेबल करना, और उन कल का फीसेस क्या को जो सीन है है ये भी बताओ। वो पे करना जरूरी है। स्टूडेंट 5 मिनट की शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, तारिक भाई की एनएलपी नहीं है, तारिक भाई की एनएलपी नहीं है, एनएलपी भी और डिप भी मैंने एक दो टॉपिक तो मैंने वो यूट्यूब चैनल पे लिंक दिया था ना, उस पे है वो, चलो मैं वहां से देख लेता हूँ। बाकी बाकी मैंने सारे रिकॉर्ड किए थे, लेकिन उनमें यार शुरू वाले में मैंने गौर नहीं किया, उसमें माइक बंद था ऑप्शन, वो फिर सारे लेक्चर्स आए थे शुरू वाले ना, डेटा माइनिंग का भी, इसका भी आईओटी की नहीं, और दूसरे भी फिर बाद में देखे थे, तो उनके फिर मैंने रिकॉर्ड किए। उसको कैसे जल्दी? अच्छा, डिप तो मंगल को है ना, पीर को ये है। पीर को है एनएलपी, मंगल को है डिप, और क्या हो रहा है? मसरूफ बनता है, बाकी मुझसे क्या मालूम। हाँ हाँ हाँ, बनता है ये। हाँ मजे हैं। मैं तो जमात आई थी रूस से, मैं उनके साथ बैठा था, मैं जल्दी आ गया, मैंने कहा सच्ची, मैंने ना ईशा के टाइम ही देखे हैं। हमारी मस्जिद में रूस से जमात है, किर्गिस्तान से, उनके पास बैठा था, गपशप लगा रहा था, वो बोल रहा था, मैं हाँ हाँ कर रहा था। वो एक दो अल्फाज उर्दू बोलता है, 70 अल्फाज किर्गिस्तानी बोलता है, 4-5 अरबी बोलता है, मैं समझ आ जाते थे, फिर मैं कहता था हाँ ठीक है। फिर वो मुझे कहता एक बात पे अड़ गया, कहता है फरांदा, मैंने कहा है, कहता है फरांदा फरांदा, मैंने कहा कुछ समझ नहीं आई, कहता है नहीं आई नहीं आई, मैंने कहा नहीं, कहता रुक। मस्जिद में पूरी बड़ी सारी मस्जिद है हमारी, गया कभी
कुरान पाक वाली अलमारी में जा रहा, कभी कहीं वापस आके बैठ गया, कहता है फरांदा। मैंने कहा मुझे नहीं आई। कहते कोई चीज नहीं मिली। मैंने कहा चलो फिर, मैंने कहा आगे बात करता रहा। फिर उसने बहिश्त वगैरह का नाम लिया, फिर मैं समझ गया। मैंने कहा कैद खाना। कहता हाँ कैद खाना, जेल। मैंने कहा हाँ जेल। कहता है हाँ। फिर मैंने कहा ये बात, फिर मैं समझ गया वो हदीस वगैरह सारी। मैंने कहा अच्छा। उसके साथ दूसरा उनकी चेंज होती है। हाँ होता है ऐसा पाकिस्तानी। हाँ हाँ अच्छा यार, अब सुबह का रात प्लान किसने बनाया था ये बताओ, ग्रुप स्टडी का। बेवफाओ, दगाबाजो। यार मैं भूल गया। यार मैं कोई पूरी क्लास में ढूंढूंगा, पीट देना था मैंने। मुझे तो बता देता, मैंने आना चाहा था कॉन्फ्रेंस में, तो मेरे तो जहन में था ही नहीं कोई लेक्चर है, स्टडी है, वो कोई चीज। बस फिर मैं नहीं आया। फिर मेरे सर में दर्द हो रहा था, नींद मतलब क्या थकावट वगैरह होती पिछले कोई 5-6 दिन से, लेट सोने की वजह से। बस ये सुन। और क्या नाम, क्या कहने लगा मैं, क्या कहने लगा, नहीं कोई और बात नहीं बोल रहा। एक बंदा यार रात को सच्ची आया हुआ मैसेज, आई एम फलां बुलगड्डर, पता नहीं क्या नाम बताता है नहीं, ठीक है, आई एम बुलगड्डर जेम्स, इस तरह नाम था उसका, ठीक है। हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन, ये वो इंट्रोडक्शन हुआ टॉकिंग। उसके बाद जी आई एम फ्रॉम यूके एंड आई एम बिटकॉइन वो डीलर, ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। मैंने कहा अच्छा। कहता नाम सुना, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, तू बता। कहता जी अच्छा आप क्या करते हैं, मैंने कहा मैं स्टूडेंट बेरोजगार। कहता अच्छा। कहता मैं ना तस्वीरें सेंड कर रहा हूँ 3 पीस में, यूँ खड़ा है, कभी यूँ बैठा है, कभी लैपटॉप में। मैंने कहा कहता मैं रिच मैन बिकॉज ये ड्यू टू ये बिटकॉइन ट्रेडिंग। मैंने कहा अच्छा। कहता है जी आवाज़ कर दी।
Assalamualaikum. Hello. Hello. I'm fine. And how about you? तो बात कर रहे थे हम एजुकेशन कोड की। तो एजुकेशन कोड में जो है आपके तमाम रूल्स रेगुलेशंस को डील करना, उनको हैंडल करना, तालीमी इदारों के तमाम असूलों को उनके अभी अभी मैंने तारिक भाई को मैसेज किया था, सिर्फ अस्सलाम लिखा है, वो तारिक भाई लिखा है, आगे एक स्टिकर है, उनके भी आगे से जो रिएक्शन था वो मैं बता नहीं सकता।
स्टूडेंट्स, वॉइस आ रही थी आप लोगों को मेरी? मैंने आप लोगों के साथ सारा इंट्रोडक्शन जो है वो शेयर कर दिया, बट माइक डिस्कनेक्ट हुआ हुआ था। चलिए ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। बात कर रहे थे हम एजुकेशन सिस्टम की ना, तो एजुकेशन सिस्टम में मैनेजमेंट जो है आपको पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मैनेजमेंट के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन मैनेजमेंट की इवैल्यूएशन क्यों जरूरी है इस चीज के बारे में हम इस यूनिट में बात कर रहे हैं। So the major purpose of all schools and other educational institutions should be to contribute the development of a dynamic self-renewing society, assuming a major role in the preparation of the citizens and especially the children and youth participate in and contribute effectively and constructively to the orderly development of the society. अगर बात की जाए तो खास तौर पर अहम मकसद जो होता है तालीमी अदारों का या स्कूल्स का, वो अपनी खिदमत सर अंजाम देना होता है कि चीज़ों को बेहतर बना सकें, ठीक है, डेवलप किया जा सके, ताकि आपका मुआशरा जो है उसको बेहतर किया जा सके और आप एक अच्छे शहरी होने के लिहाज से अपने तमाम हकूक को जो है उनके बारे में आगाही रख सकें और अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें। तो इस चीज़ में खास तौर पर आपके बच्चे और आपकी जो यूथ है वो शामिल होती है कि वो अपनी खिदमत सही तरीके से सर अंजाम दे सके और तमाम मुआशरे के असूलों के मुताबिक जो है वो चल सके, सोसाइटी को डेवलप कर सके। तो ये वो मेन चीज़ें हैं जो कि हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। यानी इन शॉर्ट क्या फायदा है ना, एजुकेशन का पर्पस क्या होता है कि सोसाइटी को डेवलप करना पर्पस होता है, तो यही चीज आ जाती है। तो मेनली तौर पर एजुकेशन जो है वो आपको डेवलप करती है और आप जो है वो अच्छे तरीके से काम करके अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करके अपने हकूक के बारे में जान के दूसरों की मदद करके सर्व करके, ठीक है, एक अच्छे शहरी होने के लिहाज से अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को पूरा करके अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाते हैं, ठीक है, अपनी सोसाइटी को डेवलप करने में अपना रोल अदा करते हैं। सो need and importance of evaluation management. इवैल्यूएशन क्या होता है? किसी चीज का जायजा लेना, तज्जिया करना। तो मैनेजमेंट सिस्टम की क्या जरूरत है, क्या अहमियत है, इसका जायजा लेना क्यों जरूरी है। इवैल्यूएटिंग इज ऑफन ओवरलुक्ड इन द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द स्कूल सिस्टम। इन रियलिटी द ऑनगोइंग इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्राम्स, पर्सनल एंड एक्टिविटीज मे बी वन ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ एफर्ट being extended by the organization. So चीजों का जायजा लेना हर दिन के हिसाब से किसी भी स्कूल सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी है कि आप उसकी
कि हकीकत में आप जो है वो अपने तमाम प्रोग्राम्स के बारे में आगाही रख सकें, उनका जायजा ले सकें, उनमें होने वाली सरगर्मियों को सरअंजाम दे सकें, और जो अहम खास पहलू हैं आपकी तलीम से मुतल्लिक, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो अहम काम हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, यानी जो जिस पर्पस के लिए भी आप अपने इंस्टीट्यूशन को लेकर चल रहे हैं या जो खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं, उनको चलाने के लिए आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। और मैनेजमेंट की अहमियत क्या है कि मैनेजमेंट के बगैर कोई भी अदारा जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में तो आई थिंक आप लोगों को पहले भी पता है, हमने इसके बारे में पिछले चैप्टर्स में भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, कि मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, सुपरविजन क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, तो इस बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर बात की जाए ना मैनेजमेंट के सिस्टम की वैल्यूएशन की, तो मैनेजमेंट के सिस्टम का अगर हम जायजा नहीं लेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सिस्टम में कहाँ कोई प्रॉब्लम है, या कैसे हम मजीद खुद को डेवलप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ग्रो के लिए आपको मजीद उसमें चेंजिंग्स आने की, वक्त के साथ चलने की, ठीक है, ज्यादा जो है वो डिजिटल टाइम के साथ साथ चलकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होगा, जब आप इवेल्युएट करेंगे, आप अपने मैनेजमेंट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप अपने अदारे की क्वालिटी को जो है, अपने खिदमात को जो है वो बेहतर बना सकेंगे इवेल्युएशन के जरिए। सो इवेल्युएशन प्रोसेस होता क्या है ना, यानी जो जायजा लेने का तरीकाकार है वो क्या है। द फॉलोइंग क्वेश्चंस शुड बी एग्जामिन्ड, तो इसमें ये सवालात आ जाते हैं। इज द टारगेट पॉपुलेशन बीइंग सर्व्ड, इज द प्रोग्राम प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, यानी इवेल्युएशन क्यों की जाती है, तो ये सारे सवालात के जवाब हासिल करने के लिए इवेल्युएशन की जाती है, ठीक है। इज द प्रोग्राम कॉस्ट इफेक्टिव, इज द प्रोग्राम compatible with other programs, does the program support the mission of the school, the evaluation function is best performed when it is located under the superintendent and not involved in any other function of the school organization। तो आपके माइंड में जो सवालात आते हैं, यानी जायजा लेने का जो तरीकाकार है वो क्या है, कि आपके पास कितने लोग हैं, कितनी आबादी है जिसको आप सर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक क्या आपको रिजल्ट मिल रहे हैं अपने प्रोग्राम से, कितना खर्चा आ रहा है, कितनी लागत आ रही है आपके प्रोग्राम के ऊपर जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और उस प्रोग्राम के मुआवजे में जो दूसरे प्रोग्राम हो वो कैसे हैं, और आपका प्रोग्राम जो है वो उनके मुकाबले में उनका मुआवजा कैसे आप कर सकते हैं कि कैसे बेहतर है उनकी निस्बत से, आपके स्कूल का जो मिशन है वो क्या है, और आप अपने प्रोग्राम्स को किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, क्या मकसद है, यानी आपका ना आप कैसे अपनी तलीमी खिदमात को सही बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं, क्या मिशन है आपके, उनको सपोर्ट करना किसी प्रोग्राम के जरिए से। ये सारे सवालों के जवाब जो है वो आपको इवैल्यूएशन के जरिए मिलते हैं, यानी चीजों का जायजा लेने से मिलते हैं कि जो आप करना चाह रहे हैं कि आप वो कर पा रहे हैं, कितना खर्चा आपके पास आ रहा है, क्या आपके पास उसका मौजूद है, आप अपने प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम से बेहतर कैसे समझते हैं, कैसे उसका मुआवजा कर सकते हैं, कितने लोगों को आप सर्व कर रहे हैं, कितनी आबादी आपके पास मौजूद है, और कौन कौन से प्रोग्राम आप ऑफर कर रहे हैं, और आपके क्या अहम मिशन है, क्या मकसद हैं जिनको लेकर आप उनको चल रहे हैं, ठीक है। तो इवैल्यूएशन का जो अहम खास मकसद होता है, किसी भी चीज में अपनी कारकर्दगी को जाहिर करना होता है कि आप अपनी कारकर्दगी को बेहतर बना सकें, लोकली आपकी जो नीड्स हैं, यानी कि जनरली तौर पर उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके, अपने स्टैंडर्ड को, मियार को जो है वो बेहतर बनाया जा सके, और आपके स्कूल का जो अदारा है वो तमाम अफालों को, अपने तमाम फंक्शंस को जो है बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सके। फिर उसमें आपके तमाम तर मतलब मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है कि मैनेजमेंट सिस्टम की वैल्यूएशन सबसे ज्यादा नेसेसरी है, बिकॉज मैनेजमेंट सिस्टम आपकी बैकबोन होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन की, जो उस अदारे को लेकर चल रही होती है, यानी अदारे के चलने का जो सारा निजाम होता है, सारा इन्हिसार होता है, वो आपके मैनेजमेंट सिस्टम पर ही होता है। तो अगर आप मैनेजमेंट सिस्टम को इवैल्यूएट नहीं करोगे तो आपका मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा नहीं होगा, आपका अदारा जाहिरी बात है वो तरक्की नहीं करेगा, ठीक है। सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन, अभी बात करेंगे इवैल्यूएशन के सिस्टम की, इवैल्यूएशन का जो तरीकाकार है वो क्या है। सो अकॉर्डिंग टू सफरदीन थ्योरी, द 4 टाइप्स serve general decision making categories: context evaluation, input evaluation, process evaluation and product evaluation। अभी स्टफरदीन की थ्योरी के मुताबिक 4 तरह की इकसाम है जिनकी मदद से आप फैसला साजी कर सकते हैं। तो इनकी कैटेगरीज जो हैं वो ये हैं कि
कंटेक्स्ट को मद्देनजर रखना, कंटेक्स्ट का जायजा लेना, इनपुट इवैल्यूएशन, अंदरूनी मामला जो हैं आपके उनका जायजा लेना, आपका जो तरीकाकार है उसका जायजा लेना, तज्जिया करना, आपके प्रोडक्ट जो है जो मसनूआत है तो उस मसनूआत की जो है इवैल्यूएशन करना, उसका जायजा लेना, तज्जिया करना शामिल है। तो ये 4 टाइप्स इसमें आ जाती हैं जो कि नेसेसरी हैं। अगर सबसे पहले अभी इन टाइप के बारे में जो है थोड़ी सी मजीद एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन की चूंकि हमने बात की है तो उसी की डिटेल को देखेंगे। कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन क्या होता है ना, यानी किसी भी चीज का जो कॉन्टेक्स्ट हो, लाइक कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन में आप फोकस करते हैं, फोकसिंग, गैदरिंग एंड रिपोर्टिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन, एड्रेसिंग प्रेजेंट एंड डिजायर्ड प्रोग्राम्स, डिफाइनिंग द एग्जिस्टिंग सेटिंग एंड आइडेंटिफिएबल इन्फ्लुएंसेस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशियोलॉजिकल। तो किसी भी चीज पर फोकस करना, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, उनके बारे में रिपोर्ट्स को तैयार करना, उस इंफॉर्मेशन का सही तरीके से इस्तेमाल करना कि मौजूदा वक्त में आपके पास क्या हालात हैं और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक इस प्रोग्राम के जो नताइज हैं वो क्या होने चाहिए थे, उस चीज को देखना, उनका जायजा लेना इसमें शामिल है। इसके अलावा चीजों को एक तरतीब देना, एक सेटिंग प्रोवाइड करना, उनकी वजाहत करना, उनकी एक शनाख्त बनाना जिसमें आपके सियासी, मुआशी और माशरती तमाम तर जो है वो अवामिल शामिल होते हैं कि उनकी मदद से आप उस चीज को जो है वो शो ऑफ करते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट को जाहिर करते हैं। यानी जो भी आपका प्रोजेक्ट हो, जो भी आपका मेन कंटेंट होता है, मकसद होता है उस चीज का, मेन ऑब्जेक्टिव्स जो होती हैं उनको इवैल्यूएट करने की आपको जरूरत पड़ती है। फिर अब बात आ जाती है नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया की ना, ठीक है, क्योंकि आपने जब कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन की बात कर ली, चीजों को इकट्ठा कर लिया, उनको गैदर कर लिया, उनकी रिपोर्ट तैयार कर ली, इनके बारे में इंफॉर्मेशन का आपको पता चल गया कि क्या है, तो आप उसके बारे में मजीद जब शनाख्त करते हैं, किसी चीज की वजाहत बयान करते हैं कि आपका पर्पस क्या है, क्या प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसका क्या मकसद होगा, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगी, तो आपके सामने उस चीज का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाता है, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि आप उसका काम कर सकें, उस चीज पर आगे बढ़ सकें। सो इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया क्या रिक्वायर्ड होता है कि जो इंफॉर्मेशन नेसेसरी होती है उसके लिए कि प्रैक्टिकली तौर पर, अमली तौर पर आपको वो काम करना पड़ता है। प्रैक्टिकली तौर पर क्रेडिबिलिटी ऑफ इवैल्यूएटर, रेलेवेंस, इंपॉर्टेंस, स्कोप, टाइमलाइननेस, कॉस्ट एंड प्रिजर्वनेस। अगर साइंटिफिकली तौर पर बात करें तो साइंसी तौर पर इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, ये 4 चीजें उसमें आ जाती हैं। यानी अमली तौर पर काम करने की बात करें तो उसके काम करने का तरीकाकार, आपका क्रेडिट उसमें आ जाता है, आपकी रेलेवेंस से मिलती जुलती चीजें, उनकी अहमियत को जानना, उस चीज की वसअत के बारे में जानना, उसके लिए कितना वक्त आपको दरकार होगा, उस वक्त का जो है वो हिसाब लगा लेना कि कितने टाइम ड्यूरेशन में आपका ये जो काम है वो मुकम्मल हो जाएगा, उस पर आने वाली लागत के बारे में जानना, चीजों को महफूज रखना जरूरी है। यानी अमली तौर पर ये सारे काम जो है वो आपको करने पड़ते हैं। अगर साइंसी तौर पर बात करें तो उसमें आपकी इंटरनली वैलिडिटी, अंदरूनी और बैरूनी तौर पर चीजों का दुरुस्त होना, ठीक है, रिलायबल होना कि आप उन पर डिपेंडेंट हो सकें, उन पर इन्हिसार कर सकें, मेन ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो फोकस करना कि ऑब्जेक्टिव्स को लेकर आगे चला जाए ताकि आप जो है वो अपने प्रोजेक्ट से या अपने पर्पस से, जो मेन आपका मकसद होता है उससे हिल ना जाए, बल्कि अपने मेन ऑब्जेक्टिव्स पर ही फोकस करके आप अपने गोल को जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो साइंसी तौर पर इन तमाम ये चारों चीजें जो हैं, ये तमाम अवामिल जो हैं इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मेन आपका इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया होता है। फिर बात आ जाती है प्लानिंग डिसीजंस की, यानी कि मंसूबा बंदी करने की ना, फैसला साजी करने की, ठीक है, कि पहले आप किसी चीज की प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बाद में डिसीजन लेते हैं कि ठीक है आप इस प्लान पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, आपने ये काम करना है। तो यूजिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू जनरेट अल्टरनेटिव एड्रेसिंग प्रेजेंट एंड डिजायर्ड, एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग नीड्स, प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज। तो इंफॉर्मेशन का सही तरीके से इस्तेमाल करना, उससे मुतबादिल तमाम चीजों के बारे में जानना कि मौजूदा वक्त में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन मौजूद है और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जो आप इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं, यानी जो आपका मेन नजरिया है, जो कॉन्सेप्ट है जिस तक आप पहुंचना चाह रहे हैं, यानी तो उस तक पहुंचने के लिए आपको मजीद कौन सी इंफॉर्मेशन दरकार है या कैसा होना चाहिए था सिस्टम, उसके बारे में देखना, उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना शामिल है इसमें, ठीक है, उसको मुहैया करना। तो चीजों का जायजा लेना, उनकी जरूरियात को समझना, उनके मसाइल को समझना, ज्यादा सहूलियात प्रोवाइड करना, अपॉर्चुनिटीज देना, मौका फराहम करना इसमें शामिल है कि आप तमाम चीजों की मंसूबाबंदी इसमें कर लेते हैं ताकि आप उसके बारे में मुतल्लिका फैसला, दुरुस्त फैसला कर सकें। इम्प्रूविंग मैनेजमेंट थ्रू इवैल्यूएशन।
अभी मैनेजमेंट के सिस्टम को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, जायजा लेने के जरिए से, इवैल्यूएशन के थ्रू कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक है, मैनेजमेंट के सिस्टम को इस बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स समझ आ रही है कि क्या डिस्कस कर रहे हैं, किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इवैल्यूएशन की मेनली, ठीक है, कि इवैल्यूएशन क्या होता है और मैनेजमेंट सिस्टम में इवैल्यूएशन कैसे की जाती है। ओके, अगर कोई चीज कंफ्यूजिंग है या कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आ रही है तो आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर सेंड कर देना चैट बॉक्स में। मैं ये कंप्लीट करने के बाद में आपके चैट बॉक्स को स्क्रॉल कर लूंगी लास्ट में, तो फिर अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो उसका आंसर कर दूंगी। स्लाइड्स को डाउनलोड करने की ऑप्शन अवेलेबल है, स्लाइड्स को डाउनलोड कर लें। तो बात कर रहे थे अभी हम इम्प्रूविंग मैनेजमेंट थ्रू इवैल्यूएशन, कि मैनेजमेंट के सिस्टम को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, जायजा लेकर, तज्जिया करके, ठीक है। इवैल्यूएशन क्यों नेसेसरी है? इवैल्यूएशन की जाती है मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए, ठीक है। इवैल्यूएशन का पर्पस ही ये होता है। तो इवैल्यूएशन इज इटसेल्फ अ मेथोडोलॉजिकल एक्टिविटी व्हिच इज एसेंशियल सिमिलर वेदर वी आर ट्राइंग टू इवैल्यूएट coffee machines or teaching machines, plans for a house or plans for a curriculum. One of the values of this concept of evaluation is the emphasis on goals and goal justification. अगर बात कीजिए तमाम चीजों का जायजा लेने की, तो ये एक ऐसी सरगर्मी है कि जिसका रोनमा होना नहायत जरूरी होता है। चाहे वो फिर आप किसी भी चीज की बात कर रहे हो, किसी भी चीज को आप मुकम्मल या बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो, फिर चाहे वो बात एक कॉफी मशीन की हो या फिर कोई टीचिंग मशीन की हो कि आप कैसे बेहतर पढ़ा सकते हैं या कैसे अच्छे तरीके से कॉफी बना सकते हैं, या चाहे आप किसी घर की प्लानिंग की बात करें, घर की मनसूबाबंदी की बात कर रहे हो, या चाहे आप किसी निसाब की तैयारी की, करिकुलम को बनाने की जो है मनसूबाबंदी कर रहे हो, उसके लिए ये इवैल्यूएशन जो है एक मेथोडोलॉजिकल एक्टिविटी है कि आप उसके मेथड को समझने के लिए, उसके लॉजिक्स को जानने के लिए इस सरगर्मी से गुजरते हैं, उसका जायजा लेते हैं, ठीक है, फिर चाहे वो काम कोई भी हो, ठीक है। तो ये चीज क्या जाहिर करती है कि इवैल्यूएशन का जो कंसेप्ट है उसकी क्या वैल्यू है, कि इसकी कितनी अहमियत है, कि इवैल्यूएशन क्यों जरूरी है, कि किसी भी मकसद को पूरा करने के लिए, सही तरीके से उस तक पहुंचने के लिए, उस चीज पर जोर देने के लिए आपको उसकी इवैल्यूएशन करनी पड़ती है कि आप मैनेजमेंट सिस्टम को जो है वो अपने बेहतर बनाएं, और बेहतर बनाने के लिए आप उसकी इवैल्यूएशन करते हैं। सो मस्ट बी गोल ओरिएंटेड, कि जब भी आप किसी चीज की इवैल्यूएशन करें या मैनेजमेंट करें, तो इवैल्यूएशन जो होती है वो आपकी किसी मकसद के लिए होती है, कि आपने पहले कोई मकसद सोचा हुआ होता है और उस मकसद तक पहुंचने के लिए, उस तक रीच करने के लिए, असस हासिल करने के लिए आप इवैल्यूएशन करते हैं, कि ताकि आपको पता चल सके कि जो आपने सोचा हुआ है या जिस पॉइंट पर आप पहुंचना चाहते हैं, उस तक पहुंचने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत है, क्या कमी बेशी है कि आप अभी तक वहां पर यानी उस प्रोजेक्ट को या उस चीज को या उस पॉइंट पर नहीं पहुंच सके, ठीक है। उस तक पहुंचने के लिए आपको पहले अपने मकसद को जो है वो क्लियर कर लेना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या आपने हासिल करना है, फिर ही आप इवैल्यूएशन करते हैं। सो इवैल्यूएशन शुड नॉट ओनली बी डिसीजन ओरिएंटेड बट आल्सो गोल ओरिएंटेड। तो चीजों का जायजा लेना, तज्जिया करना, ये सिर्फ फैसला लेने से मुतल्लिक नहीं होता, क्योंकि फैसला तो आप ले लेते हैं कि आप ये करेंगे, लेकिन फिर बात होती है कि आप उसको कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते हैं ना, ठीक है। तो ये बल्कि सिर्फ फैसला साजी से मुतल्लिक नहीं होती, बल्कि किसी मकसद को हासिल करने से मुतल्लिक भी होती है कि आप उसको करने के लिए तैयार रह सके। द एक्टिविटी कंसिस्ट इन द गैदरिंग एंड combining of performance data with weighted set of goal scale to yield either comparative or numerical ratings, and in the justifications of data gathering instruments, weighting and selection of goals। तो ये ऐसी सरगर्मियों पर मुश्तमिल होती है जिनमें आप अपनी कारकर्दगी से मुतल्लिका डेटे को इकट्ठा करते हैं, डेटे को कंबाइन करते हैं, अपने मकसद तक पहुंचने के लिए उसके बारे में जो है वो पैमाइश करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उनका दूसरी चीजों के साथ मुआवजा करते हैं, और न्यूमेरिकली तौर पर यानी नंबर्स की सूरत में जो रेटिंग आती है आपके पास, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि वो किस हद तक दुरुस्त है या किस हद तक जो है वो आप उसमें कामयाब हैं, तो आप उसके बारे में तमाम रेटिंग्स के बारे के जरिए से जो है वो पता चलाते हैं कि उसकी कितनी मिकदार है और आपकी कारकर्दगी कैसी चल रही है। तो ये सारी सरगर्मी से गुजरने के लिए आप डेटा को इकट्ठा करते हैं मुख्तलिफ आलात की मदद से, उनकी पैमाइश करते हैं और अपने मकासद को जो है वो तश्कील देते हैं कि किस मकसद के लिए आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यही इवैल्यूएशन का मेन जो है वो पर्पस होता है कि ये गोल ओरिएंटेड होती है, किसी मकसद तक पहुंचने के लिए की जाती है।
इम्प्रूवमेंट के लिए, किसी मकसद तक पहुंचने के लिए की जाती है। अभी बात करेंगे नेक्स्ट हम स्टफल बीम 6 स्टेप की। स्टफल बीम की थ्योरी के जो 6 स्टेप्स हैं इवैल्यूएशन के मैनेजमेंट में, वो कौन कौन से हैं? सो स्टेट द डिसीजन सिचुएशन इन क्वेश्चन फॉर्म, स्पेसिफाइड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेकिंग the decision, formulate decision alternatives, specify criteria which will be employed in assessing alternatives, and determine decision rules for use in selecting an alternative, estimate the timing of the decision. सफल बीम के जो मेन 6 स्टेप्स हैं इवैल्यूएशन से मुतालिक, मैनेजमेंट से मुतालिक, वो ये हैं कि आप किसी चीज के बारे में फैसला करने के लिए हालात के मुताबिक पहले उससे सवालात जो है वो तैयार कर लें कि आपके माइंड में क्या क्वेश्चन है उससे मुतालिक, जिनके आपने आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, आपके पास मखसूस तौर पर इस चीज का हक होता है, अथॉरिटी होती है कि आप किसी चीज के बारे में फैसला ले सकते हैं, आप इसके जिम्मेदार होते हैं कि आप उसके बारे में खुद डिसीजन मेक कर सकें, सही और गलत को जान सकें। और सही और गलत को जानने के लिए मतलब आपको क्या करना पड़ता है, आपको उस चीज की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। तो आप उसके लिए किसी भी फैसले के मतलब जानने के लिए उससे मुतबादिल तमाम चीजों को बनाते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, अपने मखसूस क्राइटेरिया की जो है वो शनाख्त कर लेते हैं कि जिनकी मदद से आप दूसरी मुतबादिल चीजों तक जो है सक्सेस हासिल कर सकें, आप उन तमाम कामों को पूरा कर सकें। उनको पूरा करने के लिए आपको मुख्तलिफ असूलों पर अमल करने की जरूरत पड़ती है कि आप उन असूलों पर अमल करते हुए तमाम काम को करने के लिए पुरअज़म रहें। और इसके अलावा जितना वक्त आपके पास दरकार है उसके अंदर जो है वो आप उसके उस वक्त के अंदर, दुरानी के अंदर काम को मुकम्मल करके उसके बारे में कोई फैसला ले सकें। ठीक है, तो ये मेन जो है वो 6 स्टेप्स है स्टफल बीम के। कोशिश कीजिएगा कि इन 6 स्टेप्स को आप जुबानी याद रख सकें, बिकॉज ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि स्टफल बीम की जो थ्योरी है वो क्या है। तो इसके ये मेन इंपॉर्टेंट 6 स्टेप्स हैं, इजी है, आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, सो थर्ड स्टेज चूजिंग एन अल्टरनेटिव। तो तीसरी जो स्टेज आ जाती है कि मुतबादिल चीजों का इंतखाब करना, obtaining information, applying the decision rules, reflection, confirmation of the indicated choice और recycling। तो पहली चीज क्या आ जाती है कि इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, इंफॉर्मेशन को के बारे में जानना, उससे मुतल्लिका चीजों के असूलों को जान के अप्लाई करके फैसला लेना, उनके रिफ्लेक्शन को देखना कि क्या रद्द अमल आ रहा है, उससे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा इन चीज़ों का इंतखाब करके जो चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं उनको दोबारा से सही करना, रिसाइकल करना, ठीक है, उनकी कंफर्मेशन करना, उन चीज़ों की निशानदेही करना इसमें शामिल है। तो यानी मुतबादिल चीज़ों के लिए, अल्टरनेटिव के लिए आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए कि ताकि आप अगर इंफॉर्मेशन को असेस करने के बाद में असूलों के मुताबिक चलते हुए अच्छा रिफ्लेक्शन आपको नहीं मिल रहा, अच्छे नताइज नहीं आ रहे, आउटकम्स नहीं मिल रहे, तो आप उसमें तब्दीली ला सकें, आप उसमें जो है वो कुछ चेंजिंग्स के साथ चीज़ों को रिसाइकल कर सकें, दुरुस्त कर सकें, बेहतर बना सकें। सो फोर्थ स्टेज जो आ जाती है चूजिंग एन अल्टरनेटिव। फोर्थ स्टेज में भी आप मुतबादिल चीज़ों का इंतखाब करते हैं, मीन टू से कि फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द चूजन ऑब्जेक्टिव एंड ऑपरेशनलाइजिंग द सिलेक्टिव अल्टरनेटिव, रिफ्लेक्टिंग एन एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशनलाइज्ड अल्टरनेटिव, एग्जीक्यूटिंग द ऑपरेशनलाइज्ड अल्टरनेटिव और रिसाइकलिंग। अभी चीज़ों को फिक्स करना, उनकी जिम्मेदारियों को समझना, आपकी मेन जो ऑब्जेक्टिव होती हैं उन पर अमल दरामद करना इसमें शामिल है। ठीक है, कि मखसूस तौर पर आपने जो मुतबादिल चीज़ें सोची हुई होती हैं कि आपके पास जो जो ऑप्शन मौजूद है आप उनमें से सही ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकें कि अगर एक चीज़ जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही तो उससे मुतल्लिका जो दूसरी चीज़ जो दुरुस्त हो सकती है आप उसको चूज़ कर सकें, और इसके अलावा उसके रिफ्लेक्शन के ज़रिए से उसके नताइज के बारे में जो है वो आगाही रख सकें कि अगर वो दुरुस्त है या आपको जो है सही रिएक्शन दे रही है, सही आउटकम्स मिल रहे हैं, तो फिर आप उसको इस्तेमाल करें, अदरवाइज वरना उसको चेंज कर लें। उसमें आपके पास लचक होनी चाहिए इसकी कि आप किसी दूसरी चीज का इंतखाब करके उस प्रोसेस को अपने कंप्लीट कर सकें। ठीक है, ऐसा ही होता है ना। अभी इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। मकसद क्या, बात करने का मकसद क्या है कि अल्टरनेटिव्स की क्या जरूरत होती है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी काम शुरू करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल एक तरीके से वो काम नहीं हो रहा तो आप उसमें चेंजिंग कर लेते हैं कि ठीक है ये ऐसे नहीं हो रहा तो हम दूसरे तरीके से इसको कर लेते हैं। कोई बच्चा जो है मतलब उसको रट्टा मार के याद नहीं होता तो वो कोशिश करेगा कि मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लूँ। अगर किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर करने से वो चीज़ जो है वो नहीं समझ आती या वो उस चीज़ को नहीं खुद लिख पाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई चीज़ है, तो वो फिर उसको कोशिश करेगा कि नहीं मुझे ऐसे नहीं आ रहा तो मैं रट्टा मार के याद कर लूं। ठीक है, वर्ड टू वर्ड यानी इस चीज को जो है
याद कर लूं। तो यानी मुख्तलिफ तरीका कार है ना। तो यानी आप जब भी किसी काम को करते हैं, अगर वो एक तरीके से नहीं हो रहा या आपके पास इससे मुतालिक जो आपने सोची हुई है चीजें वो सारी पूरी नहीं हो रही, या कुछ फैसिलिटीज की कमी है, या कुछ इंफॉर्मेशन की कमी है, या कुछ अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा आपको, तो आप उसमें चेंजिंग करके अपनी मर्जी के मुताबिक उसमें तब्दीली लाके उनको रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को, कोई अल्टरनेटिव चीज, कोई अल्टरनेटिव वे जो है वो यूज करके उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल थी जो मैंने आपको दी है यानी समझाने के लिए। अभी बात करेंगे पर्पसेस ऑफ इवैल्यूएशन के, कि इवैल्यूएशन का मकसद क्या होता है, जायजा क्यों लिया जाता है, पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन क्या होता है। In order to determine the value, however, educational leaders should seek to develop and utilize evaluation procedures that go far beyond a determination of whether or not something worked. अगर बात करें हम किसी चीज की वैल्यू के मुतालिक उनकी इकदार को जानने के लिए आप पुरअज़म रहते हैं, तो तलीमी रहनुमा जो होते हैं वो आपको उस चीज के लिए तैयार करते हैं कि आप किसी भी चीज का जायजा लेने के लिए उस तरीकाकार से गुजरने के लिए तैयार रह सकें। आप उसके लिए पुरअज़म रहें कि आप किस चीज के लिए काम कर रहे हैं और आपने किस चीज के लिए काम नहीं करना है, यानी आपको पता हो कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। इवैल्यूएशन का जायजा लेने का मकसद ये होता है कि आप अपने काम को सही तरीके से सरअंजाम दे सकें और उसमें जो रुकावटें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको हाईलाइट कर सकें, उनको जो है वो रिमूव कर सकें, उनकी करेक्शन कर सकें, उनकी जगह पर अल्टरनेटिव जो ऑप्शन या जो चीजें आपके पास मौजूद हैं उनका इस्तेमाल करके अपने मकसद को मुकम्मल कर सकें, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। टीचर, सुपरवाइजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड सिटीजन्स groups needs reliable information relating to what did or did not work or work well, why it worked or did not work satisfactorily, modifications that may be needed. Evaluation should ensure continually improving process and programs of education. Evaluation should enable schools and school systems to diagnose difficulties and to avoid destructive upheavals. So teacher, supervisor, administrator और आपके तमाम citizens जो हैं उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आपको reliable information का इस्तेमाल करना पड़ता है कि जो जिस पर आप डिपेंडेंट हो सके, जो दुरुस्त इंफॉर्मेशन हो आप उसका इस्तेमाल करें। अभी मतलब इससे क्या मुराद है, कैसी इंफॉर्मेशन कि आपको पता हो कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, किस तरीके से आप अपने काम को सही कर सकते हैं और किस तरीके से जो है वो बेहतर तरीके से पूरा हो सकता है। काम क्यों करना है, कैसे मुतमीम तरीके से काम को मुकम्मल किया जा सकता है, इसमें क्या आपको मजीद जदीद तरीन चीज़ों का इस्तेमाल करने की जरूरत है, कैसे आप अपने तरीकाकार को मजीद मॉडिफाई कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं और इसकी क्या ज़रूरत है मॉडिफिकेशन करने की, ठीक है, डेवलपमेंट लाने की क्या ज़रूरत है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको पता चल सके। क्योंकि टीचर, सुपरवाइजर और एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो यही काम सरअंजाम दे रहे होते हैं कि वो बच्चों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। अगर क्योंकि हम बात करें एजुकेशन की फील्ड मुतालिक ना, तो उसमें फिर तमाम चीज़ों को हैंडल करना, एडमिनिस्ट्रेट करना, चीज़ों की निगरानी करना कि कैसा पढ़ा जा रहा है, कैसा पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने का क्या तरीकाकार है, उसके लिए मॉडिफाइड तरीकों को इस्तेमाल करना, मॉडिफाइड चीज़ों का इस्तेमाल करना, एड्स का इस्तेमाल करना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ठीक है, शामिल है। सो इवैल्यूएशन शुड इंश्योर कंटिन्यूली इम्प्रूविंग process and programs of education. Evaluation should enable school and school system to diagnose difficulties and to avoid destructive upheavals. तो चीज़ों का जायजा लेना, उनको यकीनी बनाना एक ऐसा तरीकाकार है, एक ऐसा प्रोसेस है कि जो कि आप तलीम के प्रोग्राम में आम तौर पर इस तरीकाकार से गुजरते हैं अपने तलीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। तो तमाम स्कूलों को चलाने के निज़ाम के लिए भी आपको इवेल्युएट करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप तमाम मुश्किलात को जो है वो हाईलाइट कर सकें कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो कि आपके सिस्टम को कह लें कि डिस्ट्रॉय कर रही हैं या उसको खराब कर रही हैं, जो उसमें खराबियों का बायस बन रही हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को जो है वो हाईलाइट किया जा सके, उनकी शिनाख्त की जा सके और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद में उनके जो सोल्यूशन हो सकते हैं उनके मुताबिक उनको हल किया जा सके या उनके अल्टरनेटिव जो चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं कि ताकि उन गलतियों को दुरुस्त किया जा सके जिनकी मदद से। तो वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका आप भरपूर तरीके से इस्तेमाल करके अपने सिस्टम को स्मूथली रन कर सकते हैं, उनके बारे में जानना शामिल है। और ये कैसे पॉसिबल होगा? इवैल्यूएशन के जरिए, जायजा लेके, चीज़ों का तज्जिया करके पॉसिबल होगा। इसी के साथ ही आपका ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 9, वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। हमारे जो सेशन का टाइम है वो भी एंड होने वाला है। जस्ट 19
मिनट्स आर लेफ्ट, 19 मिनट जो है वो बाकी रह गए हैं। आई होप सो कि एवरीथिंग विल बी क्लियर। मोर ओवर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। आज लास्ट डे है आप लोगों की वर्कशॉप का, ठीक है? क्विज के बारे में परेशान ना हो, क्विज आप लोगों का होना है, लेकिन क्विज आपका अपडेट हो जाएगा कुछ टाइम में, ठीक है? कोऑर्डिनेटर्स ने अपडेट करना होता है, वो आपके क्विज को जो है वो अपलोड करते हैं आपके पोर्टल पर। तो अभी तक अगर नहीं भी हुआ तो परेशान नहीं हो, कुछ और में हो जाएगा, ठीक है? 2-3 घंटे तक हो जाएगा। और चेक करते रहे, बस हर 2-3 घंटे के बाद एक दफा पोर्टल को ऑन करके चेक कर लें। तो अगर किसी बच्चे को भी शो हो जाता है तो वो ग्रुप में इन्फॉर्म कर दे ताकि बाकी सब स्टूडेंट भी चेक कर लें। बाकी स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि एमए वालों का नहीं होना क्विज, या वो जस्ट बीएड या एमए वालों का है। तो इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी तक। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं आई है कि आप लोगों का क्विज नहीं होना या कैंसिल हो गया है या आपके प्रोग्राम का क्विज नहीं होगा। तो अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन होगी या नहीं होना होगा तो वो भी पता चल जाएगा। लेकिन आप लोग प्लीज मिसगाइड ना करें या ये ना सोचें कि नहीं होना, क्योंकि अगर होना हुआ और आप लोग नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो फिर मार्क्स कटिंग हो जाएंगे, फिर उसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो प्रिपेयर रहें, अगर नहीं होता तो ठीक है, फिर तो कोई मसला नहीं है, और अगर होता है तो उस चीज के लिए तैयार रहें, ठीक है? पोर्टल को चेक करते रहें। वैसे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास आएगी तो मैं जरूर आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। ओके बिकॉज इससे रिलेटेड जो तमाम इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो ऑलरेडी डिलीवर कर दी जाती हैं स्टूडेंट्स तक, तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिली नहीं है मुझे। क्विज के मार्क्स एग्जाम में ऐड होंगे ऑफ कोर्स। जी कर सकते हैं कॉन्टेक्ट टू ऐड। आपका जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो आप ग्रुप बना हुआ है आप लोगों का व्हाट्सएप का, ग्रुप में डिस्कस करें, वहां पर पूछें। और अगर मैं आपको एक ग्रुप को जो है वो स्क्रॉल करूंगी तो मैं जरूर आंसर कर दूंगी। बट काइंडली इंडिविजुअली कॉल्स एंड टेक्स्ट नहीं करने, इस चीज से थोड़ा सा अवॉइड करना है। बिकॉज ऑलरेडी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐड है, तो और अगर कांटेक्ट करना भी होगा तो आप लोगों को अपने ग्रुप बता के कि आप किस कोर्स के बच्चे हैं तो फिर पूछिएगा ताकि मुझे पता चल सके। नंबर मैंने शेयर कर दिया है।